हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी। तो गाइस, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, मैं थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो थोड़ा मेरे को कोऑपरेट करना। बाकी आपके लिए मैं मैगजीन लेके आऊँगी। देखो गाइस, नो डाउट हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन मैं इसको पूरी की पूरी कवर करूँगी। इवन के पीटी 365 की जितनी भी मैगजीन्स आएगी, हम उनको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना था, दैट इज़ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द फाइनेंशियल मार्केट। और इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020, ठीक है। देखो, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ये पब्लिश करता है आरबीआई करता है। और क्योंकि आपके पास ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर नीति आयोग, इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो यू शुड नो कि आरबीआई क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज करता है। और कब किया है? तो जुलाई 2020 में किया है, फाइन। इसके बारे में आपको कुछ और पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये बाई एनुअल रिपोर्ट है। बाई एनुअल का मतलब क्या है? एक साल में 2 बार इसको पब्लिश किया जाता है, जो ये बताती है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसमें कोई रिस्क है। और अगर वो रिस्क है तो कितना वो रेजिलियंट है, मतलब कि आप कितनी जल्दी उस रिस्क से रिकवर हो सकते हैं, फाइन। तो इट इज अ बाई एनुअल रिपोर्ट दैट रिफ्लेक्ट्स रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अलावा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिफरेंट इंडिकेटर्स पे क्या फर्क पड़ा है, इस रिपोर्ट में ये हर एक चीज को डिस्कस किया गया, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स है। जो हमारा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, देखो इसमें बार बार अब इनको डिफाइन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बार बार इनको डिफाइन करने लगूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज आपको पता है, हमने जब से बैंकिंग पहले किया तो उसमें हमने एनपी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, वो इंक्रीज हुई है। मतलब जो मार्च 2020 में 8.5% थी, वो मार्च 2021 तक 12.5% हो सकती है। ऐसा इन्होंने जुलाई 2020 में एस्टिमेट लगाया था, ठीक है। इसके अलावा जो एनबीएफसीज हैं, दैट इज हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका जो डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ मार्केट फंडिंग फॉर एनबीएफसी से कंसर्न। आपको पता है, एनबीएफसीज को जब से आईएलएफएस केसेस हुआ है तब से क्या हुआ है, लोग एनबीएफसीज को फंड नहीं करते, ठीक है। तो एनबीएफसी को फंड करने वाले जो लोग हैं मार्केट में, जो भी एनबीएफसी को फंड करते हैं, वो फंडिंग डिक्लाइन हो सकती है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर हम एनबीएफसी को पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं एनबीएफसी को पैसा देकर एक रिस्क रहता है, एज वेल एज फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में क्या क्या रिस्क है, हम क्या कर सकते हैं, ओवर लिवरेज नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, सिमरिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब कि अगर हमारी जो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कुछ रिस्क आता है, तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से क्या रिस्क हो सकता है, ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब कि लैंड से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड लड़ाई वगैरह हो सकती है, वो भी पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेंडेमिक की वजह से कुछ इकोनॉमिक लॉसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्लोबल लेवल पे पढ़ा है, फाइन। अब जरा आप एक बार ये देख लीजिए, सबसे पहले वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होती है, जिनके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसके अंदर एक होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की सब कमेटी, जिनके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। फिर इसके अंदर होते हैं टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, जिनके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, फाइन। इसके अलावा आप देख सकते हो इन ग्रुप में कौन कौन होता है। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है। इनका काम क्या होता है, ये और मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आरबीआई हो गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, या जो पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, इसका काम क्या होता है, सेक्टर स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोसेस स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे इंश्योरेंस वाला है, वो इंश्योरेंस कंपनीज को एजुकेट करेगा, पेंशन वाला वो पेंशन वालों को रेगुलेट करेगा, ठीक है। एसईबीआई मेनली जो सिक्योरिटीज में है, जो सिक्योरिटीज में जो मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, एंटिटीज है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा इस सपोर्ट को उसको करता है एनसीएफई को। एनसीएफई कहता है इट इज अ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइन। इसके अलावा एनसीएफई दैट इज द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसका काम क्या है, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन में हम कंटेंट को क्रिएट कर सके। ऑफ कोर्स अब एजुकेशन भी तो तभी दे जाऊंगा ना, कोई कंटेंट है। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो क्या पढ़ा रही हूँ, कंटेंट है, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ ना, ठीक है। हम ई लर्निंग मॉड्यूल को किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जो ऐप है उनको डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कितने ज़्यादा एजुकेशन ऐप्स है, अनअकैडमी हो गया, ग्रेड अप, ये सब एजुकेशन ऐप है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई ऐप होना चाहिए, सो दैट हम लोगों को डिजिटली क्या कर सके, एजुकेशन लोगों तक पहुंचा सके। इसके बाद रिसर्च सर्विस और जो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, ये सब जो किसका काम है, वो इसका काम है, फाइन। इसके अलावा कुछ नेशनल स्पेशलिस्ट में इन्विटीज हो गया, जैसे एनपीसी दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, कुछ एनजीओज हो गए, इन सबको हम इन्वाइट करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ कंटेंट को डेवलप करते हैं, रिसर्च में हमारा हेल्प करते हैं या फिर कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट करते हैं।
फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 टू 2025। देखो ऐसा हम हर एक चीज डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली क्या आरबीआई ने रिलीज किया, दैट इज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अगेन गाइस यू शुड नो किसने ये स्ट्रेटेजी रिलीज की है, आरबीआई ने की है। जो पहली बारी जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन रिलीज की गई थी 2013 में की गई थी, और जब भी रिलीज की गई थी 5 साल के पीरियड के लिए की गई थी, 2013 से 2018 के लिए। फाइन, इसका एम क्या होता है, ठीक है, ये जो हम स्ट्रेटेजी लॉन्च करते हैं इसका काम यही होता है कि हम अपने पॉपुलेशन के वेरियस सेक्शंस को एम्पावर दे सके कि वो क्या कर सके, कि किस तरह से वो अपने फ्यूचर में मनी को किस तरह से बेटर वे में यूटिलाइज कर सके, बेटर वे में मैनेज कर सके। जैसे आपको पता है ना, लोग आपको क्या करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल होता है या फिर कुछ भी होता है तो आपको बताता है ना कि यू शुड इन्वेस्ट देयर। कोई लोग बोलता है आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, कोई आपको बोलता है आप एफडी में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है एफडी में इन्वेस्ट करो ना। या फिर जो आपको टीवी से भी हर चीज़ पता चलती रहती है कि आप किस तरह से अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसका एम ही होता है कि हम जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको हम एम्पावर कर सके या उनमें एक नॉलेज डेवलप कर सके, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर इस तरह का डेवलप कर सके, सो दैट वो अपनी मनी को बेटर वे में मैनेज कर सके और अपने फ्यूचर के लिए उसको प्लान कर सके। फाइन, जैसे आपको पता है एलआईसी में क्या होता है, आप 20 साल 10 साल तक की आप क्या करा सकते हो, अपने मनी को सेव कर सकते हो, और सो दैट जब आपको टाइम पे जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा आ सकता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस में आपका टाइम पे काम आ सकता है। ठीक है, तो ये सब इसलिए होता है सो दैट आप बेटर वे में अपनी मनी को यूटिलाइज कर सको। फाइन, इसके अलावा ये जो स्ट्रेटेजी होती है रिकमेंड करती है किस तरह से आप मल्टी स्टेक होल्डर लीड अप्रोच को रिकमेंड करते हैं, मतलब कि आप कितना टाइप ऑफ लोगों को या जो टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हो, सो दैट आप क्या कर सकते हो, लोगों को फाइनेंशियली अवेयर कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो। फाइन, ये जो नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा। किसके साथ कंसल्ट करके, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स होते हैं जैसे आरबीआई, एसईबीआई, आईआरडीआई, बीएफआरडीए, इन सब के साथ क्या करते हैं, कंसल्ट करके क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए या कुछ और मिनिस्ट्रीज हो गए या स्टेक होल्डर्स हो गए, इन सबके साथ क्या करते हैं, कंसल्ट करके इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है। फाइन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन बैंक एसोसिएशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फाइन, जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 8, जिसको प्रमोट किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एसईबीआई के द्वारा, आईआरडीआई के द्वारा और पीएफआरडीए के द्वारा। फाइन, इसके अलावा जो टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी है वो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है, ये इसका काम क्या है, ये क्या करता है, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन को पीरियोडिकली मॉनिटर करता है और ये देखता है कि इसको इंप्लीमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं। फाइन, अब आप देख सकते हो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या स्टेटस है, मतलब कि कितने लोगों को इन सब के बारे में नॉलेज है, बैंक्स वगैरह के बारे में क्या नॉलेज है, या फिर किस तरह से वो अपने पैसे को किस तरह से बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये नॉलेज कितने को है। ठीक है, अब देखो ये जो कैरिड आउट होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे 2000 इंडिया, इसमें हमने ये पता लगाया था कि किस तरह से हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो फाइंडिंग्स ये हुई कि जो मिनिमम टारगेट स्कोर है या मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है उसमें सिर्फ 27% ही लोग हैं जिन्होंने ये अचीव किया इन ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल नॉलेज हो गया, फाइनेंशियल एटीट्यूड हो गया, फाइनेंशियल बिहेवियर हो गया। फाइन, तो 27% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों में क्या करा है, मतलब टारगेट को अचीव किया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। फाइन, इसके अलावा ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ जोन को ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत है। इसके अलावा रूरल इंडिया या फिर जो लोग जिनको एजुकेशन उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर जो लोग 50 साल या उससे अबव साल की एज के हैं उनको भी अटेंशन देने की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या स्टेटस है। फाइन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पेमेंट सिस्टम। अभी क्या आरबीआई ने अनवील किया कि किस तरह से हम पेमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक और एंटिटी के लिए लेके आ सकते हैं। आपको पता है हमारी जो पेमेंट सिस्टम को मेनली एक ही कंपनी है जो क्या करती है, एक एंटिटी है जो मैक्सिमम क्या करते हैं, मैनेज करती है, दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये समझा जाता है कि अगर गलती से कल को ये फेल होगी सो इट इज़ टू बिग टू फेल। फाइन, तो इसलिए हमें एक और एंटिटी चाहिए सो दैट जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें, सो दैट वो भी हमारे कुछ पेमेंट सिस्टम को मैनेज कर सके। फाइन, अम्ब्रेला एंटिटी क्या होता है, अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप, मैनेज और ऑपरेट क्या करते हैं, कुछ न्यू पेमेंट सिस्टम को क्या करती है, सेटअप करती है, मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। रिटेल स्पेस कंप्राइजिंग में ये मतलब कि एटीएम तक लिमिटेड नहीं होती, मतलब कि वाइट लेवल पीओस
कल हमने पढ़ा था व्हाइट लेबल एटीएम्स वगैरह पढ़ा था ना, तो आपको आई थिंक पता होगा व्हाइट लेबल में यही होता है, जिससे वो लोग क्या करते थे। हमने कल जो पढ़ा था व्हाइट लेबल एटीएम पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था जो व्हाइट लेबल एटीएम में क्या होता है, वो जो एटीएम्स जो खुद वो ओन्ड करते हैं, वो एंटिटीज वो होती हैं जो खुद ओन्ड करती हैं, ऑपरेट करती हैं, ठीक है, लेकिन जो ब्रांडिंग है वो खुद नहीं करती, ठीक है, तो यही होता है व्हाइट लेबल। उसी तरह क्या होता है अम्ब्रेला एंटिटी क्या होता है, इट सेटअप मैनेज एंड ऑपरेट न्यू पेमेंट सिस्टम्स इन द रिटेल स्पेस कंप्राइजिंग बट नॉट लिमिटेड टू एटीएम्स, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल, आधार बेस्ड पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज अमंग अदर्स। मतलब समझ में आ गई, ये आपको इतना कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपको लाइक डिजिटली आपको एक्टिव बनाएंगे, किस तरह से आप डिजिटली क्या कर सकते हो, पेमेंट को यूज कर सकते हो। फाइन, इसके अलावा लास्ट ईयर आरबीआई ने प्रपोज किया था कि हमें एक अल्टरनेटिव अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत करनी है और हमें क्रिएट करना चाहिए सो दैट वो रिटेल पेमेंट्स को डील कर सके, सो दैट हम एक पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली या फिर जो एक बंदे को हमने पर्टिकुलर रिस्क दे रखा है या उसी पे सारा का सारा काम का बोझ दे रखा है, उसको हम प्रिवेंट करें, ठीक है। ये नोट किया जा रहा है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो नियर अबाउट 60% से भी ज्यादा रिटेल पेमेंट्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, सो इट इज टू बिग टू फेल। फाइन, करंटली ये जो एनपीसीआई है वो सोल अम्ब्रेला एंटिटी है, मतलब अकेली ऐसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट्स को ऑपरेट करती है और हमारा जो भी इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करती है। फाइन, अब आपको जरा इसके बारे में पता होना चाहिए, जब हम इतना पढ़ रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। एक मिनट, यस, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये किसका इनिशिएटिव था, हम काफी बार पढ़ते हैं आरबीआई और साथ में जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इन दोनों का मिलकर ये क्या था, इनिशिएटिव था, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को ऑपरेट करती है हमारे इंडिया में। फाइन, एनपीसीआई के अंदर एनपीसीआई के 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी एंड आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो ये 10 इसके कोर प्रमोटर बैंक हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन करती है वो किसके अंडर करती है, इट फंक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, सो दैट हम क्या कर सके, रोबस्ट पेमेंट फास्ट टाइम में पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में क्रिएट कर सके। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया है अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, और अभी ये किसके अंडर है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है इसको अमेंड किया गया था 2013 में, तो 2013 के एक्ट में ये सेक्शन 8 में कवर होती है, ठीक है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सके, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो, मतलब डिजिटली पेमेंट हो या तो सेटलमेंट हो, उन दोनों में क्या कर सके हम बैंक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा ये वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आईएमपीएस, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार से जुड़े हो अगर आप पेमेंट कुछ कर रहे हो, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस अमंग अदर्स, तो ये सब कुछ सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है। फाइन, अभी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, जो भी एंटिटी अंडर ऑथराइज होगी अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड शेल बी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनी 2013। सिंपल बात ये, जैसे नेशनल पेमेंट सीआई है, फाइन, अभी तक ये अकेली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर रजिस्टर्ड है, आपने देखा ना, एक तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट और साथ में वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में। तो सिंपल बात ये कि अगर आप कोई भी अम्ब्रेला एंटिटी क्रिएट करेंगे उसको आप ऑथराइज करोगे किसके अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007, और साथ में उसको इनकॉर्पोरेट करोगे किसके अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। जो भी एंटिटीज एलिजिबल है उनको अप्लाई करना पड़ेगा, शेल बी ओन्ड एंड द कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। मतलब कि कोई भी अगर अम्ब्रेला एंटिटी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, मतलब कि वो खुद एक अम्ब्रेला एंटिटी बनना चाहती है, तो पहली बात ये होगा कि वो खुद एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फाइन, इसके अलावा क्या जो अम्ब्रेला एंटिटी है उसके पास मिनिमम जो कैपिटल होनी चाहिए वो 500 करोड़ होना चाहिए। फाइन, मतलब कि वो अम्ब्रेला एंटिटी खोलेगी तो उसकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए वो 500 करोड़ होनी चाहिए और वो खुद एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फाइन, इसके अलावा ये क्या करेगी, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेगी जिसमें बैंक्स और नॉन बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रेलेवेंट रिस्क को मैनेज करेगी, मतलब पता चले साइबर कुछ थ्रेट हो, पता चले आपकी पेमेंट कहीं और चली जाए, रिटेल पेमेंट्स को क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, और जो भी रिलेटेड इश्यूज है कंट्री में या फिर इंटरनेशनल उन सबको मॉनिटर करेगी। फाइन, अभी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस ने पाई किया, ठीक है। यू शुड नो पाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया और पाई है क्या। पाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, ये करता है जो भी एनपीसीआई के प्रोडक्ट जैसे फास्टैग हो गया, रुपे, यूपे, एईपीए, उनको क्या करती है, उसमें लिए अवेयरनेस क्रिएट करती है रियल टाइम में, ठीक है। सो पाई क्या है, सिंपल बात ये है, ये एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करती है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। फाइन, मतलब कि यहाँ पे आप चैट कर सकते हो, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप चैट कर सकते हो। फाइन, इट वाज इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है पाई किसके द्वारा
लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। काम क्या है इसका आपको ये पता है, अवेयरनेस रिलेटेड, और है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैट बोट है, ठीक है। जैसे आप IRCTC में अगर आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप चैट कर सकते हो ना, शायद ऐसा कुछ है, तो आप देख लेना। फिर इसके अलावा जो एनपीसीआई है वो और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है अभी आपको बताया, रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट को क्या करता है, ऑपरेट करता है हमारे इंडिया में। किसका इनिशिएटिव है, अभी बढ़ चुके हैं आरबीआई का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, किसके अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है 2007। इसके अलावा एक डाक पे है, डाक पे भी हमने पढ़ा था, डाक पे डिजिटल पेमेंट ऐप है जो लॉन्च की गई किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखो डाक से आप समझ सकते हो, डाक का मतलब पोस्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इस ऐप को यूज कर सकते हो आप फॉर डिजिटल फाइनेंशियल एंड असिस्टेड बैंकिंग सर्विस लाइक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। लाइक इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो, जैसे आपकी फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसी तरह से एक डाक पे है, फाइन। लेकिन ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। जो आईपीपी है ये आपको पता होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, किसके अंडर है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जहां पे जो इंडिया गवर्नमेंट है वो 100% शेयर है, ठीक है। पोस्ट ऐसी जगह है, पोस्ट ऐसा सेक्टर है जिसमें 100% जो होली ओन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसको गवर्न कौन करता है, आरबीआई। बाकी ये क्या करता है, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, फाइन। आप देखना मैक्सिमम जो पोस्ट ऑफिस है वो रिमोट एरिया से होता है। नेक्स्ट है रुपे कार्ड फेज 2 लॉन्च इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हमने न्यूज़ में पढ़ा था, ठीक है। अभी क्या रुपे कार्ड का जो फेज सेकंड है उसको भूटान में लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, जो भूटानीज कार्ड होल्डर्स है वो क्या करते हैं, इंडिया का रुपे नेटवर्क को असेस कर सकते हैं। आप देखना मास्टर कार्ड था पहले चलता था, वीजा चलता था, ठीक है। ये क्या थे, वो हमारे इंडिया के नहीं थे लेकिन वो इंडिया में चलते थे। अभी क्या इंडिया ने अपना बनाया रुपे, ठीक है, और अभी रुपे कहाँ चल रहा है, भूटान में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भूटान के जो कार्ड होल्डर्स है वो रुपे नेटवर्क को असेस कर सकते हैं। रुपे कार्ड 2012 में लॉन्च किया गया था। रुपे एक आपको पता है डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, इंटरनेशनल प्रीपेड और कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, जिसमें कि आप एटीएम की तरह उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इवन जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि जहाँ पे कार्ड से पेमेंट करते हो वहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। इवन की कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे आप अगर अमेजन से कोई अगर थ्रू डेबिट कार्ड अगर आप मतलब कि कार्ड पेमेंट कर रहे हो तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, अगेन गाइस यू शुड नो, रुपे एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली क्या रुपे कार्ड को 1100 बैंक से ज़्यादा 1100 बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब कि सभी मैक्सिमम टाइप ऑफ बैंक्स ने क्या किया, रुपे कार्ड को अडॉप्ट किया गया और ये इशू करता है। इंडिया ने जो रुपे कार्ड है उसको कहाँ और कंट्री में लॉन्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो, यूएई, बहरीन, सिंगापुर, सऊदी अरब और भूटान, ठीक है। ये इनिशिएटिव इसलिए था सो दैट हम क्या कर सके, अपना बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके और इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बना सके, फाइन। अब देखो गाइस, मैंने आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कमेंट में जवाब देना, लेकिन किसी ने नहीं दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि एनपीसीआई को किसके द्वारा है, मतलब कि आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी 3 मोड ऑफ पेमेंट्स होती है, तो एनपीसीआई किसको मैनेज करते हैं। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन कमेंट किसी ने नहीं दी, खैर इसमें है तो अब हम देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस काफ़ी बार हम पढ़ते हैं। मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू क्या है, एनईएफटी के थ्रू आप मिनिमम 1 रुपये भेज सकते हो, आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमपीएस में भी 1 रुपये आप तो भेज सकते हो। पेमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, एनईएफटी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, आरटीजीएस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, लेकिन जो आईएमपीएस होता है ओनली ऑनलाइन होता है, फाइन। मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू कितने होते हैं, एनईएफटी में आप कोई मतलब कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी कर दो। अगेन आरटीजीएस में भी कोई वैल्यू नहीं है लिमिट, आईएमपीएस में 2 लाख से ज़्यादा आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। सेटलमेंट टाइप क्या है, एनईएफटी से अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो आधा घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट ट्रांसफर होने में। आरटीजीएस में एकदम से जैसे गूगल पे में आप देखें ना, जैसे भेजा वैसे ही आ गया, ठीक है, रियल टाइम में भेजा जाता है। उसी तरह आईएमपीएस में भी रियल टाइम में पैसा आ जाता है। सर्विस टाइमिंग एनईएफटी 8 AM से 7 PM वर्किंग डे, लेकिन गाइस ये ना चेंज हो चुका है, 24/7 अब हो चुका है। आरटीजीएस भी अवेलेबल हो चुका है 24/7 और आईएमपीएस भी 24/7 अवेलेबल, ठीक है। इनवर्ट ट्रांजेक्शन चार्जेस, एनईएफटी के थ्रू कोई चार्ज नहीं लगता, आरटीजीएस से अगर ट्रांजेक्शन को तो कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आईएमपीएस के थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो जो पर्टिकुलर बैंक है वो खुद डिसाइड करता है कि मैं कितने पैसे काटूँ, फाइन। नेक्स्ट है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रिसेंटली क्या है, आरबीआई ने क्या किया है, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको ऑपरेशनलाइज किया, ठीक है। अब क्या ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होता है, 500 करोड़ का होता है ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके अंदर क्या, देखो नाम से समझो पहले, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मतलब कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस फंड से पैसा को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम रोड्स बना रहे हैं या फिर बिल्डिंग्स बना रहे हैं
उससे रिलेटेड अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम इस फंड से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप इस पर्टिकुलर फंड से ले सकते हो, ठीक है। तो 500 करोड़ का ये फंड है जिसका एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सके, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल मोड या उनको डिप्लॉय कर सके। आरबीआई ने जो इनिशियली कंट्रीब्यूट किया था, मतलब कि जब 500 करोड़ का फंड है इसमें से जो 250 करोड़ का जो पैसा है वो आरबीआई ने खुद कंट्रीब्यूट किया, और इसके अलावा के जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कौन कौन इसमें मतलब कि कंट्रीब्यूट करेगा, जो भी बैंक्स कार्ड इशू करता है वो, या फिर जो भी इंडिया में जो कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि आधा पैसा आरबीआई के द्वारा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड द कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग इन द कंट्री। अब आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से क्या कर सकते हो, कैश को विड्रॉ कर सकते हो, और जो कार्ड होल्डर्स है वो भी अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड को यूज करके, या फिर जो भी उनके पास प्रीपेड कार्ड है उन सबको जो बैंक्स के द्वारा इशू कर दिए जाते हैं उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर क्रेडिट कार्ड्स को आप इसके अंडर यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। कैश कैन ऑल्सो बी विड्रॉन एट द पीओएस टर्मिनल्स थ्रू द यूपीआई एज वेल एज थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। फाइन, मतलब देखो आप एटीएम पे जाते हो, एटीएम में आपको डेबिट कार्ड चाहिए, आप उसी के थ्रू ही क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब आप डेबिट कार्ड्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पैसे को निकाल सकते हो। प्रीपेड कार्ड्स जो कुछ बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है उसके थ्रू भी निकाल सकते हो। इवन अगर आप यूपीआई पे हो तो यूपीआई के थ्रू भी क्या कर सकते हो, कैश को विड्रॉ कर सकते हो। इवन कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। पर जो लिंक्ड होता है विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको पॉइंट ऑफ सेल का सब समझ आया होगा। फाइन, अभी क्या है, इसको क्या है, इट ऑल्सो रिसीव रिकरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड द कार्ड नेटवर्क। देखो रिकरिंग क्या होता है, पर मंथ बेसिस पे या पर ईयर बेसिस जैसा भी, ठीक है। मतलब क्या है, अब देखो आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को डिप्लॉय करोगे तो उनको ऑपरेशन रखने के लिए भी एक्सपेंस आएगा, मेंटेन करने के लिए भी कुछ खर्चा आएगा। तो जो वो खर्चा है वो कौन उठाएगा, वही जो बैंक्स कार्ड इशू करते हैं या फिर जो कार्ड नेटवर्क है वो लोग क्या करेंगे, इसका खर्चा उठाएंगे। इसके अलावा क्या, आरबीआई कुछ अगर कुछ पैसे में कमी पड़ेगी तो आरबीआई को कंट्रीब्यूट करेगी अगर उसको लगता है। फाइन, इसके अलावा जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो गवर्न किया जाता है किसके थ्रू, एक एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू, और मैंने ये तो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। फाइन, इस फंड को सेटअप करा है हमने किसकी रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी चेयर्ड बाय नंदन नीले कहने के द्वारा एक कमेटी को क्या किया था, हेड किया गया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें क्या करना चाहिए, डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को क्रिएट करना चाहिए। लास्ट ईयर आरबीआई ने अनाउंस किया था कि वो एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड को भी सेटअप करेगी, सो दैट वो क्या करे, रूरल इंडिया में क्या कर सके, लास्ट माइल जो पेमेंट नेटवर्क है उसको इंप्रूव कर सके और डिजिटली रूरल इंडिया को भी डिजिटल बना सके। फाइन, अब आपको ये पता होना चाहिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है क्या। फाइन, अब आपको इतना तो पता चल गया इसका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना, कहाँ पे, टायर 3 से लेकर टायर 6 सिटीज में स्पेशली हमने कहाँ फोकस करना है, नॉर्थ ईस्टर्न से। स्कीम का एम यही कि हम क्या कर सके, असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट पेमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, किराना, के सब में। फाइन, अभी क्या है, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये क्या करता है, कुछ बैंक्स और नॉन बैंक्स को सब्सिडाइज करता है फॉर डिप्लॉयमेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि अगर कोई बैंक अपना पॉइंट ऑफ सेल मशीन को डिप्लॉय कर रहा है तो उनको कुछ सब्सिडी भी देते हैं, डिपेंड करता है अगर उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लिया। लेकिन अगर हमने किसी बैंक को बोला कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर टायर 3 टू टायर 6 सिटीज में आपको 100 पॉइंट ऑफ सेल मशीन को डिप्लॉय करना है या एटीएम मशीन को डिप्लॉय करना है, अगर उन्होंने ये टारगेट अपना अचीव कर लिया तो उनको कुछ जो सब्सिडाइज किया जाता है, उनको कुछ मतलब कि समझ गए ना, उनको थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रेट है उसको सब्सिडी देती है, सिंपल बात है, ठीक है। तो जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं कार्ड पेमेंट सर्वर्स को, वो इस स्कीम के अंडर स्कीम को कौन कौन सा, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट, ठीक है, ये सब इसमें कवर होता है। अब आप देख सकते हो इस स्कीम का फीचर क्या है। सबसे पहले अभी मैंने बता दें मैंने ये जो गॉन किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। फाइन, इसके अलावा ये 2 साल के लिए ऑपरेशन होगा, मतलब कि ये जो स्कीम है 2 साल के लिए ऑपरेशन है, लेकिन अगले 2 साल के लिए और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। फंड में जो अभी 345 करोड़ है, जिसमें जो 250 करोड़ है वो आरबीआई के द्वारा दी गए, 95 करोड़ किसके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया गया, कार्ड नेटवर्क या फिर जो भी कार्ड इशू करते हैं उनके द्वारा इसको क्या किया, बैंक्स के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। इसका ये है कि हम क्या कर सके, 30 लाख तक न्यू डिजिटल पेमेंट टच पॉइंट्स कर सके हर साल, मतलब हर साल हम 30 लाख तक डिजिटल पेमेंट्स को क्रिएट कर सकें। फाइन,
अब देख सकते हैं और क्या रिकमेंडेशन थी कमेटी की जो शेयर की गई थी किसके द्वारा, नंदन नीलेकंठ के द्वारा, ठीक है, कि किस तरह से हम डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो और क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने बोला था हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, मतलब कि आप क्या करते हो, हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस से इंपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर देना चाहिए और जीएसटी भी हमें रिमूव करना चाहिए ऑन IMPS, दैट इज द इमीडिएट पेमेंट सर्विस फॉर ट्रांजेक्शन चार्जेस अप टू, मतलब कि अगर कोई 5,000 रुपये तक ट्रांसफर करता है IMPS के थ्रू, तो उस पर अगर आपको जीएसटी लगाते हो तो उसको आपका करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की जो पेमेंट है वो डिजिटली मीन्स के थ्रू ही होना चाहिए, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज अगर परचेज करिए तो भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिजिटली पेमेंट करनी चाहिए, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सैलरीज एंड पेंशन। देखो आपको पता है ना आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की क्या बात हो रही है कि इसमें यही है, गवर्नमेंट अब डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देगी। फाइन, पहले क्या करती थी, सपोज करो आपको फर्टिलाइजर खरीदना है फार्मर को, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइजर मार्केट में इसका 10 रुपये पर केजी है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करिए 2 रुपये पर केजी में प्रोवाइड करिए फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट क्या करती थी इस पर्टिकुलर शॉप पे 2 रुपये पर केजी में भेजती थी, ठीक है, और फार्मर्स यहाँ से 2 रुपये पर केजी में ले लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती थी, लीकिंग होती थी, लीकेज होती थी, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होगा, फार्मर जाएगा फर्टिलाइजर 10 रुपये पर केजी में ही लेगा, बाकी जो गवर्नमेंट क्या करेगी उस फार्मर के अकाउंट में 8 रुपये क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो ये सब क्यों करा जा रहा है, सो दैट हम क्या कर सके, डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ वैलिडेशन सक्सेस को यूज़ करना है, जैसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो दैट हम क्या कर सके, जो ट्रांजेक्शन फेलियर होती है, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस करना है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अकाउंट आधार डिटेल। अब आप देखना कभी भी अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, अगर आप गलती से कुछ किसी का अकाउंट नंबर गलत लिख देते हो तो वो पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो अगर जो इंसिडेंट्स होता है ट्रांजेक्शन फेलियर को हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म हो गया, मतलब कि पर्टिकुलर वन को अगर आपको कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा आपने पैसे निकाले, ठीक है, आपके मतलब कि आपने पैसे ट्रांसफर किया जो भी किया, लेकिन आपके पास पैसे कट गए हैं लेकिन आपके पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो आप क्या करें, आपको ऑफकोर्स एक अथॉरिटी चाहिए जिसको आप मतलब कंप्लेंट कर सको, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। तो एक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होनी चाहिए, स्पेशली आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज जो आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए, सो दैट आप कनेक्टिविटी और ऑथेंटिफिकेशन एरर्स को एड्रेस कर सको इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। इसके अलावा एक डिजिटल पेमेंट सब कमेटी को सेटअप किया जाएगा स्टेट लेवल पर, सो दैट वो क्या करेगी, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैप कर सके और देखें कि उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या गैप है जो RBI को डेवलप करना चाहिए, शुड डेवलप है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स टू कंपेयर डिफरेंट ईयर, ठीक है। तो ये आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को RBI रिलीज करती है, जिसमें हम करते हैं डिफरेंट स्टेट को कंपेयर करते हैं कि कितने कौन से स्टेट कितने ज़्यादा डिजिटली एक्टिव है, राइट। तो अगर एक काम करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से अपना बायलैटरल नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना, तब तक बाय, टाटा।